नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया भाग लेकर के एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज अपने एक नई वीडियो का अध्ययन करेंगे जिसमें अपने पार्ट नंबर 33 जो पढ़ रहे हैं, पार्ट 33 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले अपने बच्चों 32 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं, 32 भागों का अध्ययन कर चुके हैं और इससे जस्ट पहले जो अध्ययन किया था वो अपने मूत्र निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया आपको कि ये 3 प्रकार की होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है जो वृक्क के अलग अलग भागों में संपन्न होती है। पहला था गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण, अगला था स्त्रावण। ठीक है ना, गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। गुच्छीय निस्पंदन का अध्ययन अपने कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है जो वृक्कीय धमनी से होता हुआ अभिवाही धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त ग्लोमेरुलस में पहुंचाता है। वहां पर रक्त का छनाव होता है जिसे गुच्छीय निस्पंदन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? गुच्छीय निस्पंदन कहते हैं। इसका आपने अध्ययन कर चुके हैं, जिक्र इसका आपने कर चुके हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको नोट में बताया था वृक्क के द्वारा प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का छनाव होता है। वृक्क के द्वारा प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का क्या होता है? छनाव होता है। ठीक है ना, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से गुच्छीय निस्पंदन प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, किस प्रकार से गुच्छीय निस्पंदन अभिक्रिया संपन्न होती है। आज अपने दूसरी जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया नहीं सॉरी प्रक्रिया, उसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पुनः अवशोषण। दूसरी प्रक्रिया जो है बी नंबर पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बच्चों पुनः अवशोषण। जिसका नाम क्या है? पुनः अवशोषण। ध्यान से देखना, इसको पढ़ने जा रहे हैं अपने। ठीक है, पुनः अवशोषण हेडिंग मैंने लगा दी है आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। पुनः अवशोषण ये अगला टॉपिक है अपना। तो इसमें देखो पुनः अवशोषण में क्या होता है कि बोमेन संपुट में छने हुए पदार्थ वृक्कीय नलिका में से गुजरता है। यानी इसमें क्या होता है कि बोमेन संपुट में छने हुए पदार्थ वृक्कीय नलिका में से गुजरता है। उस दौरान वृक्कीय नलिका की दीवार ठीक है ना, उस दौरान वृक्कीय नलिका की दीवार शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ठीक है ना, ये शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, जल तथा वसीय अम्ल। कल वाली चीज़ तो आपने तैयार कर ली होगी, कल जिसका अध्ययन किया था वो तो तैयार कर लिया होगा। ठीक है ना, वो तैयार करते जाना आप साथ साथ में। ठीक है ना, हाँ, तो बीच में ऐसे कमी न रह जाए कि आप उसका अध्ययन न करो। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहना। ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और अन्य पदार्थों का पुनः अवशोषित कर लेती है। अन्य पदार्थों का ये क्या कर लेती है? जैसे Na+ है, Cl- है, Fe+ है आदि का अवशोषण कर लेती है। वसीय अम्ल, जल और
अन्य कुछ पदार्थों का अवशोषण करती है। तथा वृक्कीय नलिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थों को सम्माहित करके शिरों के माध्यम से पुनः शरीर में भेज देती है। पदार्थों को या शामिल करके भी कह सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो इनमें ये क्या कर लेती है, अवशोषण कर लिया जाता है। और इन पदार्थों में ये जब क्या करती है कि इन पदार्थों को वापस समाहित करके मतलब पुनः क्या कर देती है, भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ, वाले पदार्थों को समेहित करके शिरों के माध्यम से पुनः शरीर में भेज देती है। पुनः शरीर में भेज देती है। तो ये होगी बच्चों इसकी दूसरी प्रक्रिया, पुनः अवशोषण। ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया होगी पुनः अवशोषण, पुनः शरीर में भेज देती है। अब देखो तीसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। तीसरा है स्त्रावण। तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं, स्त्रावण। इसमें क्या होता है देखो, वृक्कीय नलिका में जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है, वृक्कीय नलिका में जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है, उनको संग्रह नलिका में भेज दिया जाता है। जिसे मूत्र कहा जाता है। इसी को अपने क्या कहते हैं बच्चों, मूत्र कहते हैं, जिसे मूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो संग्रह है नलिकाओं से मूत्र, संग्रह नलिकाओं से मूत्रवाहिनियों में आता है।
मूत्रवाहिनियों में आता है, ठीक है, जो मूत्र को मूत्राशय में भेजती है। जो कि मूत्र को मूत्राशय में भेजती है। जो कि मूत्र को कहाँ भेजती है बच्चों? मूत्राशय में भेजती है, ठीक है ना। जो कि मूत्र को मूत्राशय में भेजती है, ठीक है। फिर आगे देखो, इसके बाद में अगला पॉइंट, मूत्राशय मूत्र का मूत्राशय मूत्र का अस्थायी संग्रह करता है। अस्थायी संग्रह करता है। अस्थायी संग्रह करता है जब इसमें पर्याप्त मात्रा में मूत्र जमा हो जाता है। मूत्र जमा हो जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं। ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं जिससे मूत्राशय में संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधिनी में शिथिलन होता है। शिथिलन होता है। इस कारण मूत्र त्याग की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस कारण मूत्र त्याग की प्रक्रिया संपन्न होती है। और आगे देखो, ये तो हो गया इसकी मतलब मूत्र त्याग की प्रक्रिया किस कारण से संपन्न होती है, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट और है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। देखो, मूत्रण को संपन्न कराने वाली मूत्रण को संपन्न कराने वाली
तंत्रिका को मूत्रण को संपन्न कराने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ठीक है ना। संपन्न कराने वाली जो तंत्रिका है उसको बच्चों क्या कहा जाता है? मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। देखो बहुत आसान प्रक्रिया है कि इसमें क्या होता है कि वृक्कीय नलिका में जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है ना, उनको संग्रह नलिका में भेज दिया जाता है, जिसे मूत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपने? मूत्र कहते हैं। ठीक है। और फिर इसमें आगे क्या होता है कि संग्रह नलिकाओं से मूत्र वाहिनियों में आता है, जो कि मूत्र को मूत्राशय में भेजती है। ठीक है। और मूत्राशय मूत्र का अस्थायी संग्रह करता है। जब इसमें पर्याप्त मात्रा में मूत्र जमा हो जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं। उससे क्या संदेश प्राप्त होते हैं? ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं, जिससे मूत्राशय में संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलन होता है। ठीक है। इस कारण मूत्र त्याग की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। और मूत्रण को संपन्न कराने वाली जो प्रक्रिया है उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। कराने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 नंबर में आ सकता है, मूत्रण प्रतिवर्त क्या है समझाइए। ठीक है ना। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो बात आ गई होगी समझ में आपको बच्चों। ठीक है। तो इसमें आज अपने इस चीज़ का अध्ययन किया कि मूत्रण प्रतिवर्त क्या है और इसकी 2 मूत्र किसे कहा जाता है ये भी पढ़ा, और पुनः अवशोषण और स्त्रावण 2 विधियों का अपने इसमें उत्सर्जन की 2 विधियों का भी अध्ययन किया। गुच्छीय निस्पंदन था जिसमें इसका आगे वाले भाग है उनका अध्ययन किया। ठीक है। और इसके बाद में पहला तो गुच्छीय निस्पंदन था, फिर पुनः अवशोषण था, और फिर तीसरा स्त्रावण था। ये पूरा पार्ट मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो गई। मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? संपन्न हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अपने आगे वाले टॉपिक का अध्ययन करते हैं, वो अगले पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।